हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अंकित आनंद। आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बिहार पे एक बार फिर स्वागत है। और ऐसा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा क्लास डिले हुआ था क्योंकि थोड़ा सा मेरा पैर में दर्द हो गया था। सो अब कंटिन्यू है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे वीडियो मेरे चैनल के साथ आप लोग, ठीक है। ओके, आते हम लोग पॉइंट पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे भाई मानव जनन। कौन जनन जी? मानव जनन। 12th का ही एक चैप्टर था जिसका नाम था मानव जनन। बहुत अच्छा चैप्टर, उस बात पे हम लोग गेस करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे वृष्ण पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे भाई? वृष्ण के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में हम भी बहुत कुछ बता चुके थे कि वृष्ण जो होता है हमारे शरीर से बाहर होता है, ठीक है ना। क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है, क्योंकि शुक्राणु बढ़ने के लिए जो जरूरी होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे उसके अंदर, वृष्ण के अंदर भी गए थे कि विष्टीय पिंडक होता है, ठीक है ना। विष्टीय पिंडक के अंदर हम बताया था शुक्रजन नलिका होता है, उसमें 2 प्रकार की कोशिका होता है, ठीक है। उसका नाम था शुक्रजन कोशिका और साटोली कोशिका। तो साटोली कोशिका तक हम लोग देख ली थी कि उसका काम क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो थोड़ा सा हम डायग्राम बना रहे हैं, और डायग्राम कोई नया नहीं है, बस वही डायग्राम है। ये हम डायग्राम बताया थे, इसमें बताए थे भाई कि ये होता है आपका विष्टीय पिंडक, और इस विष्टीय पिंडक में लगभग 3 गो नली के समान संरचना होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये जो शुक्रजन नलिका देख रहे हैं भाई, शुक्रजन नलिका और विष्टीय पिंडक के बीच, शुक्रजन नलिका ही जो है और विष्टीय पिंडक के बीच एक गैप स्थान, एक जो ये गैप है, गैप जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये सब गैप दिख रहा है, इस सब में एक कोशिका और होता है, ठीक है ना। और उसको हम लोग बोलते हैं अंतराली कोशिका। कौन कोशिका जी? अंतराली कोशिका, ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीडिंग कोशिका। बात पे गौर कीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं भाई? हम बोल रहे हैं कि विष्टीय पिंडक और शुक्रजन नलिका के बीच, विष्टीय पिंडक और शुक्रजन नलिका के बीच जो गैप स्थान होता है, वहाँ पे एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराली कोशिका। कौन कोशिका? अंतराली कोशिका। इसी को दूसरा शब्द बोलते हैं हम लोग लीडिंग कोशिका। कौन कोशिका भाई? लीडिंग कोशिका। बात को समझिएगा, बहुत अच्छा सा पॉइंट है। अब बात को समझिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है कि अंतराली कोशिका क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा अंतराली कोशिका क्या होता है। हम बार बार बता रहे हैं कि विष्टीय पिंडक और शुक्रजन नलिका के बीच, विष्टीय पिंडक और शुक्रजन नलिका के बीच जो गैप स्थान होता है, समझ में आ रहा है बात को? बात को समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं उस बात पे गौर कीजिएगा। हम बोल रहे भाई कि विष्टीय पिंडक और शुक्रजन नलिका के बीच जो गैप स्थान होता है, वहां पे जो कोशिका पाया था उसको बोलते हैं अंतराली कोशिका। कौन कोशिका भाई? अंतराली कोशिका, ठीक है ना। अब बात को समझिएगा, अंतराली कोशिका का काम क्या होता है। तो देखिए, अंतराली कोशिका का जो काम होता है वो नर हार्मोन को स्रावित करना, नर हार्मोन को स्रावित करना। बात को समझिएगा, जो अंतराली कोशिका होता है, लीडिंग कोशिका होता है वो, ठीक है ना, मनुष्य के वृषण के अंदर नर हार्मोन को स्रावित करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ये सब हार्मोन जो है हुआ, ये सब को स्रावित कौन करता है? तो अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। तो ये जो सारा पॉइंट था आपका, वो था भाई प्राथमिक जननांग में। किसमें जी? प्राथमिक जनन अंग में, ठीक है ना। इस सारा जितना हम लोग पॉइंट देखे वो प्राथमिक जननांग के अंदर था, ठीक है। अब हम लोग वो देखेंगे भाई सहायक जननांग। हम बता चुके हैं कि प्राथमिक जननांग क्या होता है और सहायक जननांग क्या होता है, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग प्राथमिक जननांग के अंदर देख रहे थे। अब आइए आप सहायक जननांग के अंतर्गत। तो सहायक जननांग के अंतर्गत आने से पहले बात जान लीजिए कि सहायक जननांग होता क्या है। तो ये बात हम पहले बता चुके हैं कि वैसा अंग जो जन क्रिया में सिर्फ और सिर्फ मदद करता हो, सहायता करता हो, तो वो उसको बोलते हैं द्वितीय जननांग या सहायक जननांग, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिएगा, सहायक जननांग को 2 भागों में बांट दिया गया है। के भाग है भाई? 2 भाग में। सहायक जननांग को के भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। दोनों भाग कौन कौन? उस बात पे आइए थोड़ा सा। एक होता है सहायक ग्रंथि। कौन ग्रंथि जी? सहायक ग्रंथि। बात को समझिए। दूसरा सहायक नलिका होता है। ध्यान दीजिए, एक सहायक ग्रंथि होता है, दूसरा सहायक नलिका होता है। हम क्या बात कर रहे हैं उस बात पे आइए, ठीक है ना। बहुत बारीकी से समझने वाली बात है। हम एक प्राथमिक जननांग बताया था, दूसरा सहायक जननांग बता रहा है। सहायक जननांग को 2 भाग में बांट रहा है, एक सहायक ग्रंथि, दूसरा सहायक नलिका। इसलिए बांट दिया जा रहा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो।
ठीक है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, देखिएगा तो 2-4 पॉइंट पे उसका काम खत्म, फटाफट 2-4 को शब्द लिखा दिएगा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हम बहुत अंदर तक डीपली में जाकर बता रहे हैं भाई। सहायक जनांग को 2 भाग में बांट दिया, पहला सहायक ग्रंथि है, दूसरा सहायक नलिका। जो ग्रंथि होगा, जितना भी ग्रंथि होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत वो सारा इसमें आएगा, और जितना नली की समान संरचना होगा वो सब सहायक नलिका के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखने से पहले आप हेडिंग वाली सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि का देखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। प्रोस्टेट ग्रंथि, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी सी बात है, फिगर में बता देंगे कहाँ पे होता है। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है एक प्रकार के दुधिया क्षारीय रंग के पदार्थ का निर्माण करता है। दुधिया रंग का पदार्थ होता है जो कैसा होता है भाई, क्षारीय होता है। बात को समझिएगा, इसका रंग दुधिया कहने का मतलब सफ़ेद टाइप पे होगा, जबकि इसका स्वाद कैसा, तो क्षारीय होगा। ये कहाँ बनता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि में बनता है। कहाँ बनता है, प्रोस्टेट ग्रंथि बनता है। इसका काम क्या उस बात का, ये तो इसका जो मुख्य काम होता है बुआ, वो मूत्र में जो अम्ल की जो मात्रा होता है उसको निष्प्रभाव कर देता है, निष्प्रभाव कर देता है। क्या कर देता है भाई, निष्प्रभाव कर देता है। बात को समझिएगा, मूत्र में जो अम्ल की मात्रा होता है उसको निष्प्रभाव करने की जो काम करता है वो करता है कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है ना, ये तो बात जानने वाली बात है ही है। इसके बारे में लिखना क्या है, तो यह दुधिया रंग का क्षारीय पदार्थ होता है जो मूत्र में उत्पन्न अम्लता को निष्प्रभाव करता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रोस्टेट ग्रंथि को पुरस्थ ग्रंथि भी कहा जाता है, पुरस्थ ग्रंथि भी कहा जाता है। बात को समझिएगा, इसी प्रोस्टेट ग्रंथि को पुरस्थ ग्रंथि भी कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े तो आपका प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया। सेकेंड पार्ट्स पे ये, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉपर ग्रंथि। कौन ग्रंथि जी, दूसरा बात पाइएगा तो जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि, इसके बारे में जानिए ये क्या होता है। ये भी एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो स्नेहक और चिकनाहट प्रदान करता है। शुक्राणु जो बनता है भाई उसमें चिकनाहट जो होता है, ठीक है, चिकनाहट, और चिकनाहट के साथ साथ स्नेहक, स्नेहक कहने का मतलब एक गंध, ठीक है ना, एक गंध, मतलब गंध करने का मतलब थोड़ा सा दूर तक जिसकी गमक जा सके वो प्रदान करने का काम करता है कौन भाई, कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बात को समझिएगा, हम सहायक ग्रंथि, पहला प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा कॉपर ग्रंथि बता रहा है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि दुधिया क्षारीय रंग का पदार्थ का निर्माण करता है जो मूत्र में जो अम्लता होता है उसको निष्प्रभाव कर देता है। ठीक है, ये बात तो याद करना। एक बात ये जरूर याद रखिएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि को पुरस्थ ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है ना। कॉपर ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि जो होता है तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो चिकनाहट तथा स्नेहक प्रदान करता है, किसको, शुक्राणु को, ठीक है ना। इस बात को यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, बात को समझिएगा। ये सब बात पहले जान लिया, ठीक है ना। आइए अगला वीडियो में इस सारा एक फिगर के माध्यम से कहाँ पे कौन होता है वो सब हम बता देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, तो आज भर इतना ही। ओके, थैंक यू भाई।